पॉजिटिव इफेक्ट भी चलेगा, सिर्फ मैं हार्मिंग द एनवायरनमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, पॉजिटिव इफेक्ट भी चलेगा। जल्दी कंप्लीट कीजिए, 2 मिनट और हैं आपके पास। लिखा सबने? चलिए, मैं कुछ बच्चों के नाम लूँगा, एक्टिवली रेस्पॉन्ड करना है। आपके पास कुछ यूनिक लिखी हुई है, या पांचों में से आप जो बताना चाहें, एक जो बताना चाहें वो बता सकते हैं। आदित्य ठाकुर, अक्षत जय संघानी, अक्षत सक्सेना और आर्यन गुप्ता, चारों बच्चे, कुछ भी बताओ। यूज ऑफ सीएफसीज। यूज ऑफ सीएफसीज। कोई और? सर इंडस्ट्रीज में जो सल्फर डाइऑक्साइड गैसेस निकलती है जो हार्म करती है एनवायरनमेंट को। सल्फर डाइऑक्साइड्स एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। सर उससे एसिड रेन भी होती है। उससे एसिड रेन भी होती है। न्यूक्लियर वेपन्स। कौन बोला? आदित्य। कहाँ पे फुटे न्यूक्लियर वेपन्स? हिरोशिमा नागासाकी। तो एटम बॉम्ब्स फूटे थे ना सर, अभी वो बैरूत में भी हुआ था ना। न्यूक्लियर वेपन्स थोड़ी फूटे अभी तक। नहीं, वो एक्सप्लोजिव। अगला, वो तो रेयर न्यूक्लियर थोड़ी, तो दूसरा केमिकल फटा था ना उधर। वो तो रेयर हो गई, वो रेयर एक्टिविटीज हो गई। और कोई? मैं बताऊं? हाँ। इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ बैटरी। इम्प्रॉपर डिस्पोजल, बैटरीज। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ बैटरीज, बेसिकली केमिकल्स। वो केमिकल्स किसी भी सर ओवर पॉपुलेशन चीज़ के आ सकते हैं। ओवर पॉपुलेशन बहुत बड़ी चीज़, तूने कंक्लूजन ही बोल दिया। सबको मैं उठा के ओवर पॉपुलेशन पे ले जाने वाला था, तूने कंक्लूजन ही बोल दिया। वेरी गुड। ओवर पॉपुलेशन। पॉजिटिव में लिख सकते हैं प्लांटिंग अ ट्री। प्लांटेशन। औसाफ, दर्शन, हर्षित, हिमांशी। सर एक वर्ड में बोल दूंगी। वेजिटेबल्स एक सेकेंड अन्वेश, अन्वेश कुछ बोल रहा है। अन्वेश सर, जैसे नेचुरल प्रोडक्ट्स मतलब वेजिटेबल पील्स और जो वेस्ट है उससे खाद बना के फार्मिंग में कर सकते हैं। पॉजिटिव वे में।
होल्ड दिस थॉट, आएंगे इस पे वापस। हाँ हो साहब। Sir, over usage of natural resources like petrol, diesel, kerosene, and so on. जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, एक्सप्लॉइटेशन Fossil fuels. ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। और वो नेचुरल रिसोर्स में पानी भी आ सकता है। अपन नर्मदा को ऑलमोस्ट एक्सप्लॉइट ही कर रहे हैं, बट नर्मदा रिवर इतनी बड़ी है वो, और मतलब इतना ज़्यादा वॉल्यूम है, बड़ी से मतलब इतना ज़्यादा वॉल्यूम है। कहीं कहीं पे नर्मदा रिवर की विड्थ इतनी बड़ी रहती है कि एक सिरे से दूसरा सिरा दिखता नहीं है, किलोमीटर्स में रहती है। और जहाँ पे वो थोड़ा सा सकड़ी हो रही है, जहाँ पे ब्रिजेस बने हुए हैं, वहाँ पे ब्रिजेस आप देखोगे कि बहुत ही ऊपर बनाए जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा हाइट दी के बनाए जाते हैं। मतलब फ्लाईओवर भी नहीं रहते उतने ऊपर उसके ब्रिजेस बनाए जाते हैं। क्योंकि मतलब एक तो मैंने देखा है इंदौर टू खंडवा रोड पे एक जगह पे ब्रिज आता है, वहाँ पे नॉर्मली जब देखते हैं उस ब्रिज के थ्रू, मतलब पानी को देखते हैं नीचे, तो कम से कम 50 फीट नीचे रहता है वहाँ पे, कम से कम 50 फीट नीचे रहता है। और लास्ट ईयर या लास्ट टू लास्ट ईयर बहुत बारिश आई थी, लास्ट ईयर बहुत बारिश आई थी, या लास्ट टू लास्ट ईयर कब हुआ था इंदौर में, लास्ट ईयर ही हुआ था शायद। लास्ट तो लास्ट ईयर का मेरे को न्यूज़ याद है कि उस ब्रिज को ब्लॉक करना पड़ा था थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि उतना मतलब 50-60 फीट पानी राइज हो गया था उस रेंज में, उस एरिया में। तो उसको भी हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, मतलब इतना ज़्यादा हम लोग पानी का वेस्टेज करते हैं। हाँ आगे। तो मैंने तो बता दी वो प्लांटेशन और वो इनको। ठीक है, कृष्णा, निहारिका, निकिता, प्रियांशी। कृष्णा। सर मैं बताऊं, सर जैसे ओवर फिशिंग या ओवर हंटिंग ऑफ एनिमल्स। ओवर फिशिंग एक बहुत बड़ा और नया जोन आ रहा है, ओवर फिशिंग या फिशिंग इन हाई टाइड्स बोलते हैं शायद इसको। अगर मैंने एक टेड टॉक देखी थी, उसमें बताया था कि जो ओशंस होते हैं, सीज होते हैं, उनमें कुछ कुछ जोन्स ऐसे होते हैं जहाँ पे पानी 2-3 तरफ से आके मिलता है किसी कारण से। तो वहाँ पे जो फिशेस होती है उनका मेटिंग बहुत ज़्यादा होता है। तो वो इट इज़ अ काइंड ऑफ नर्सरी ऑफ फिशेस, मतलब वो प्रोडक्शन हाउस है फिशेस का। ओवर फिशिंग, शोर्स पे ओवर फिशिंग इतनी होने लग गई कि कुछ फिशरमैन, ऑब्वियसली बड़ी बड़ी शिप्स के फिशरमैन, वो इन जोन्स को सॉर्ट आउट करके उन जोन्स में जाने लग गए। तो बहुत सारी कंट्रीज ने इन जोन्स में फिशिंग बैन कर दी है। समझ रहे, मतलब इस लेवल तक ओवर फिशिंग हो रही है कि जहाँ पे ऑलमोस्ट प्रोडक्शन हाउस है फिशेस का, प्रोडक्शन हाउस समझ रहे हैं कि वहाँ पे किसी कारण से टाइड्स मीट करती है तो फिशेस का डेंसिटी वहाँ ज़्यादा रहती है, तो मेटिंग वहाँ ज़्यादा होती है, तो एग्स वहाँ के थ्रू ले करे जाते हैं। तो वहाँ पे क्योंकि ज़्यादा फिशेस है तो इसलिए शिप्स वहाँ पे जाके फिशिंग करने लग गई। अब वहाँ पे जाके फिशिंग करेगी तो आप सोर्स ही हार्म कर दोगे, फिशेस का सोर्स ही हार्म कर दोगे, तो जो हर साल की जितनी फिशेस आती है वो कितनी कम हो जाएगी। तो ओवर फिशिंग से बहुत प्रॉब्लम हो रही है। और निकिता कुछ बोल रही थी या निहारिका? हाँ बोलो। Burning of fossil fuels or excessive mining or refining activity. बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल ठीक है, बर्निंग या ओपन बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स और एक्सेसिव माइनिंग, ये भी पॉइंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक्सेसिव माइनिंग
निहारिका भी कुछ बोल रही थी क्या? क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज, हमारी एक्टिविटीज कैसे क्लाइमेट चेंज करती है? सर जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी सो उसके कारण अर्थ का जो वेदर है वो ड्रास्टिकली चेंज होता है तो पैटर्न्स। वी नीड द एक्टिविटीज, उसका इफेक्ट नहीं। अरे पूरा पूरा हाँ, निहारिका का स्पीकर और माइक शायद अलग अलग है, तो कोई बात नहीं, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। निहारिका आप वापस एक्टिविटी बता दीजिए। एक्टिविटी, इन सब चीज़ों से क्लाइमेट चेंज होता है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है या जो जो क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं, बट एक्टिविटी ह्यूमन एक्टिविटी मतलब क्लाइमेट चेंज, ह्यूमन कौन सी एक्टिविटी के कारण क्लाइमेट चेंज आ रहा है? एक शुरू में आदित्य ने बोला था न्यूक्लियर बॉम्ब्स के कारण, तो न्यूक्लियर बॉम्ब्स की जो टेस्टिंग होती है, टेस्टिंग ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब्स या न्यूक्लियर रिएक्शंस, आप पुराने क्लाइमेट का चार्ट और बाद के क्लाइमेट का चार्ट उठा के देखेंगे, अब आजकल के क्लाइमेट का चार्ट और पुराने क्लाइमेट का चार्ट, तो इंडिया में पहले ऑलमोस्ट इक्वल डिवीजन था चारों वेदर्स का 3-3 महीने का, 90 डेज 89 डेज। इसलिए आप अपने पेरेंट्स को या उनके ऊपर की जनरेशन को आज भी बोलते हुए सुनोगे कि इस पर्टिकुलर दिन ज़्यादा ठंड पड़ेगी, नौ तपा, या इन पर्टिकुलर डेज में ज़्यादा ठंडक होगी, या इस पर्टिकुलर डे तो बारिश होगी होगी, क्योंकि अर्लियर द क्लाइमेट वॉज ऑलमोस्ट फिक्स्ड बाय डे एंड डेट। गणेश चतुर्थी के दिन बारिश होगी होगी, ऐसा पहले फिक्स था। पर न्यूक्लियर रिएक्शंस के टेस्ट होने के कारण, तो आप जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स बोल रहे थे वो करेक्ट था, बट उनकी जो टेस्टिंग होती है, क्योंकि बॉम्ब्स तो यूज नहीं करे, बट उनकी जो टेस्टिंग होती है वो भी छोटी मोटी थोड़ी होती है, उसके कारण क्लाइमेट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने लगी। ओवरग्रेजिंग, बिल्कुल सही, ओवरग्रेजिंग ऑफ अ पर्टिकुलर फील्ड के कारण प्रॉब्लम आने लग गई। और ओवरग्रेजिंग क्यों होने लग गई? क्योंकि बहुत सारी लैंड्स जो ग्रेजिंग के लिए थी पहले से, उन पे कुछ कुछ दूसरी चीज़ें होने लग गई, इसलिए पर्टिकुलर लैंड्स की ओवरग्रेजिंग होने लग गई। पहले लोगों को ओपन एरियाज बहुत मिलते थे, तो उनके जो कैटल्स हैं वो आज इधर ग्रेज करा तो कल उधर ग्रेज कर लिया, जगह चेंज कर करके कर सकते थे। अब लैंड्स लिमिटेड होने लग गई है, और सबका रीज़न ये है ओवर पॉपुलेशन के कारण कैटल्स भी ज़्यादा पालने पड़ते हैं, लैंड कम है पहले ही। बिल्कुल सही। तो स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो रही है क्या ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से? हाँ, एक छोटी चिड़िया होती है, स्पैरो चिड़िया जिसको बोलते हैं, एक छोटा पक्षी होता है चिड़िया, स्पैरो, वो किस किस के घर के आसपास है अभी भी? मैंने आज तक नहीं देखी, हमारी बिल्डिंग में मैं जब बहुत छोटा था, 5-7 साल का, तो हमको प्रॉब्लम होती थी नंबर ऑफ स्पैरोज से, क्योंकि स्पैरो घर के अंदर बहुत घुस जाती थी। आपका गेट खुला है तो बहुत कॉमन है कि गेट खुला है तो स्पैरो घुस गई, तो पंखा बंद करो और स्पैरो को फिर निकालो ताकि पंखे में वो हर्ट नहीं हो जाए, बहुत कॉमन चीज़ थी। और वो गायब हो चुकी है सिटीज़ में से, सिटीज़ के बाहर मिलती है, जैसे जहाँ पे मेरी कोचिंग है वहाँ पे स्पैरोज देखने में आ जाती है, ब्रिजेश्वरी एरिया में, क्योंकि वो उतना ज़्यादा अभी इतना ज़्यादा कंस्ट्रक्टेड नहीं है। पॉपुलेशन तो वहाँ पे भी हो गई है ठीक ठाक, बट उतना ज़्यादा कंस्ट्रक्टेड नहीं है, और उसके जस्ट बाहर थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स आ जाते हैं, तो वो ऑलमोस्ट एक्सटिंक्शन के कगार पे खड़ी है। स्पैरोज मतलब बर्ड्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, थोड़ा सा भी एटमॉस्फेयर में चेंज होता है तो बर्ड्स
बटरफ्लाइज, बर्ड्स, इन तरह की चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। बच्चे में बच्चे कोई भी कुछ बोलना चाहेगा? कार्तिक, सुमित, सर मोबाइल रियांश, ऋषभ। वेरिएशन से भी बर्ड को प्रॉब्लम आती है। बर्ड्स को आती है कि नहीं ये तो नहीं पता, बट हनी बीज को आती है, और हनी बीज सोर्स होती हैं किसी भी चीज़ का, क्योंकि हनी बीज, हाँ, पोलिनेशन का सोर्स होती है हनी बीज, तो वो वेजिटेशन का सोर्स है। ऐसा बोला जाता है कि अगर हनी बीज ख़त्म हो गई तो 10 साल से एक 10 साल के अंदर, उसके बाद 10 साल के अंदर एक चीज़ ख़त्म हो जाएगी अर्थ से, हर एक ऑर्गेनिज्म ख़त्म हो जाएगा। सर नेटवर्क सिग्नल्स जो रहते हैं सर, उससे बर्ड्स बहुत ज़्यादा हार्म होती है। ओके, ये आप बोल रहे हो, मैं मान लेता हूँ। इस बर्ड्स के लिए मैंने नहीं सुना है, हो सकता है होता हो। सर अभी न्यूजीलैंड में 5G आ रहा था, तो उधर टेस्टिंग हुई थी, तो उसमें 5G की रेडिएशन की वजह से 500 बर्ड्स मर गई थी उधर, तो इसलिए अभी 5G रिस्ट्रिक्टेड है, और उसकी रेडिएशन बहुत ज़्यादा हार्मफुल है एंड पावरफुल है। ओके ओके ओके, चलिए ये डिस्कस करते हैं, हाउ डू आवर एक्टिविटीज़ अफेक्ट द एनवायरनमेंट। सबसे बड़ा रीज़न इसका है ओवर पॉपुलेशन, क्योंकि आप CFCs यूज़ करो, जिनका फुल फॉर्म है, आपको जो जो लिखना है वो लिख सकते हैं, मैं बाद में नोट्स लिखवाऊंगा, बट जो यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ वो कॉमन डिस्कशन है। CFCs का फुल फॉर्म है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ये गैसेस रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग में जो वर्किंग फ्लूइड होता है उसमें यूज़ होती है। पहले जो CFCs बनती थी उसके कारण पॉल्यूशन तो है ही, पॉइजनस तो है ही ये चीज़, उसके अलावा ये ओजोन लेयर को डिप्लीट कर देती है, O3 के मॉलिक्यूल को तोड़ देती है, तो ओजोन लेयर को डिप्लीट कर देती है। अब CFCs की जगह, CFCs के कारण ओजोन लेयर एक्चुअली डिप्लीट हो रही है या नहीं हो रही है, दिस इज़ अ बिग पॉइंट टू डिस्कस। बुक्स में लिखा रहता है हो रही है, कहीं पे कुछ रिसर्चर्स पढ़ते हैं तो वो बोलते हैं कि नहीं हो रही है, ये मिसकंसेप्शन है, और मेजॉरिटी लोग, मोर देन 90% ऑफ लोग मानते हैं कि CFCs के कारण ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है। SO2 and NOx, नॉक्स, ये नॉक्स आपने काफ़ी सुना होगा, नॉक्स नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, बहुत सारी नाइट्रोजन ऑक्साइड्स बनती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारी नाइट्रोजन ऑक्साइड्स बनती है, इसलिए इसको NOx, नॉक्स बोलते हैं। ये पॉइजनस गैस है, ये अभी इनहेल करोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा आप इनहेल कर रहे हो, बट ये थोड़ी क्रॉनिक डिजीजेस देती है। नॉक्स जब बनता है जब आप स्पोर्ट्स कार चलाते हो, बेसिकली नॉक्स वहाँ पे बनता है, सबसे ज़्यादा वहाँ पे बनता है कि कोई इंजन है, मतलब फॉसिल फ्यूल बर्न हो रहा है, और फॉसिल फ्यूल जब बर्न हो रहा है और उसमें बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर के कुछ पॉइंट्स बन रहे हैं, और वो जनरली बनते हैं जब आप इंजन्स को बहुत ज़्यादा स्पीड पे चलाते हो, जो कि स्पोर्ट्स कार का कॉमन फिनोमेना है, या अपने बाइक्स वगैरह को भी बहुत ज़्यादा थ्रॉटल पे चलाते हो तो नॉक्स बहुत ज़्यादा बनता है, पर्टिकुलर पॉइंट्स पे बनता है इंजन की। सल्फर डाइऑक्साइड्स तो नॉर्मली बनते रहता है, सल्फर कंटेंट होता है फ्यूल्स में, नाइट्रोजन कंटेंट तो एयर से मिलता है, तो वो तो कहीं पे भी आप हीटिंग, बहुत एक्सेसिव हीटिंग करोगे तो वहाँ पे नॉक्स बनने के चांसेस रहेंगे। सल्फर ऑक्साइड्स फ्यूल पे डिपेंड करता है, अगर उसमें सल्फर का मात्रा ज़्यादा है तो सल्फर ऑक्साइड्स बनते हैं, ये भी पॉइजनस रहता है, हार्मफुल प्लस पॉइजनस। इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ केमिकल्स, केमिकल को अगर आपने सॉइल में डाला, केमिकल को आपने सॉइल में डाला, वो केमिकल अगर एज स्ट्रॉन्ग एज द केमिकल्स प्रेजेंट इन द बैटरी और सेल, ड्राई सेल या लेड एसिड बैटरी के केमिकल्स हैं, और उसको आपने डायरेक्टली ज़मीन में गाड़ दिया या सॉइल पे चले गया वो, तो वो सॉइल के आसपास के बैक्टीरियाज को मार देगा और चेंज कर देगा उनमें, तो सॉइल तो बैरन हो ही जाएगी वहाँ की, प्लस अगर वो केमिकल प्लांट के थ्रू एब्जॉर्ब हुआ तो आपको पता ही है क्या प्रॉब्लम्स आएगी। तो ये दिखती छोटी है बट ये भी बड़ी प्रॉब्लम है। ओवर पॉपुलेशन, प्लांटेशन से क्या होता है, प्लांटेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? प्लांटेशन की ज़रूरत इसलिए पड़ी, देखिए
एक बैलेंस होता है नेचर में, वो बैलेंस हर स्पीसीज का बैलेंस है। अगर जंगल ज़्यादा हो जाएंगे तो फॉरेस्ट फायर और इस तरह की चीज़ों से वो जंगल कंट्रोल हो जाएंगे। तो किसी भी चीज़ में, किसी भी ऑर्गेनिज्म का बैलेंस एक लेवल पे बना हुआ है। प्लांट्स की पॉपुलेशन बढ़ना उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि प्लांट्स बहुत स्लोली ग्रो करता है। पिछले कुछ डेकेड्स में प्लांट्स की अंधाधुंध कटिंग हुई है, और अब हमको एफर्ट लगा के प्लांट लगाने पड़ रहे हैं। अब देख सकते हैं रोड्स की भी क्या हालत है। पहले रोड्स है, पहले पूरे प्लांट्स को काट के पूरी रोड्स बना दी, अब वापस से वो रोड को तोड़ के बीच में से डिवाइडर में प्लांट लगाते हैं, दोनों रोड साइड पे प्लांट लगाते हैं घरों को तोड़ के। तो ये जो बैलेंस है, ये अगर मेंटेन करोगे तो डेवलपमेंट विल बी सस्टेनेबल। अभी जो डेवलपमेंट हो रहा है जनरली वो सस्टेनेबल नहीं हो रहा है, और उसका रीजन है ओवर पॉपुलेशन। इंदौर बढ़ा तो इतनी स्पीड से बढ़ा कि वो डेवलपमेंट में कंट्रोल नहीं कर पाए कि ऐसा भी होना चाहिए, ये चीज़ चेंज करने से या ये चीज़ बढ़ाने से ये प्रॉब्लम्स आएगी। तो वो प्रॉब्लम्स को हाईलाइट नहीं कर पाए, उस चीज़ को बढ़ाने में लग गए। अब वो जो प्रॉब्लम्स पहले हिडन थी, अब वो जब सामने आ रही है तो उनका सॉल्यूशन निकाला जा रहा है, बट निकाला कहाँ जा रहा है? इकोनॉमी को हर्ट करके। तो दिस इज नॉट सस्टेनेबल। एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इसमें एक तो पानी की बात की मैंने, क्योंकि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो अपने आसपास के, जहाँ पे वो नेचुरल रिसोर्स है उसके कारण उसका आसपास का इकोसिस्टम सर्वाइव करता है। अदर देन ह्यूमंस भी सर्वाइव करते हैं उसके आसपास, बट दूसरा इकोसिस्टम बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अब देखो, आपकी ज़रूरत की चीज़ कोई दूसरा ले जाएगा तो आप तो बोलोगे, कोर्ट चले जाओगे कि हमारे घर पे आके ये कैसे ले गया। बट जंगल में जाके नदी का पानी अपने घर की तरफ डायरेक्ट करते हैं, और जंगल के जो जानवरों को इफेक्ट होता है उसके लिए हम ज़्यादा कुछ करते नहीं हैं। और वो मैं तो चाय बना रहा था, नहीं चल रही है। और वो इकोसिस्टम इफेक्ट होता है, तो उसके कारण बाद में लेटर ऑन इफेक्ट समझ में आता है हमको। जहां से सपोज पानी एक्स्ट्रा निकाल लिया और उसके कारण कुछ इकोसिस्टम इफेक्ट हो गया वहां का, तो उसके इफेक्ट्स बाद में समझ में आते हैं हमको। वो सब कुछ रिलेटेड है, ये आपने देखा पिछली क्लासेस में। ओवरफिशिंग, आपको ये जान के शायद आप लोगों ने सुना हो या शायद हैरानी होगी जान के, जितना फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस हम लोगों के लिए ज़रूरी है फॉर ऑक्सीजन एंड फॉर फूड। अब वो फूड डायरेक्टली हमारे लिए हो, डायरेक्टली एक एप्पल पिक करें प्लांट से, या वो फूड और किसी चीज़ का हो, बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक फूड हो, उसको खा खा के शार्क बड़ी होती हो, और शार्क से कुछ इकोसिस्टम हमारा सस्टेन होता हो सकता है। जो जिस एरिया में है वो वहाँ पे पानी प्योर होता है, या वहाँ पे दूसरे कुछ ऑर्गेनिज्म शार्क के कारण ग्रो नहीं कर पाते जो हमारे लिए हार्मफुल है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। मतलब कहीं से भी लिंक मिल सकता है। एक बहुत पहले मैंने चीज़ सुनी थी, बहुत पहले जापान या चाइना में ऐसा हुआ था कि वो हाउस फ्लाइज मारने लग गए थे। हाउस फ्लाइज के से फैलती बीमारियों से बचने के लिए वो हाउस फ्लाइज मारने लग गए थे, और सारी हाउस फ्लाइज ख़त्म कर दी थी उनने। ऑलमोस्ट कुछ सिटीज़ में से सारी हाउस फ्लाइज ख़त्म कर दी थी। जो सोर्स होते हैं वो सोर्स बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिए। जहाँ पे हाउस फ्लाई दिख रही है वहाँ पे किसी भी इंस्ट्रूमेंट से उसको ख़त्म कर रहे हैं। तो एक दूसरा बीमारी पता चली थी जो हाउस फ्लाई के कारण ख़त्म होती थी। तो बाद में ये किया गया कि वो वहाँ हाउस फ्लाइज को पॉपुलेट करा गया वापस से। तो हम लोगों को नहीं पता है कि किस ऑर्गेनिज्म के कारण कौन सा इकोसिस्टम किस तरह से मैनेज होता है और वो हमसे किस तरह से रिलेटेड है। तो मोर देन 60%
of photosynthesis, which is a must reaction. More than 60% of photosynthesis is carried out by a small, almost microscopic organism present in some seas. और वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, उसका मेरे को नाम ध्यान नहीं है, बट अर्थ पे जितना फोटोसिंथेसिस होता है उसका ऑलमोस्ट 60% ऑफ फोटोसिंथेसिस, मतलब मेजर पार्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होता है. अब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है ओवरफिशिंग के कारण खत्म हो जाए, हो सकता है फिशेस उनके लिए, फिशेस की डेड स्किन उनके लिए फूड का काम करती हो सकता है ना. वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस फूड चेन का हिस्सा है, दैट वी डोंट नो. हम लोगों को पहले तो ये पता भी नहीं था, 1 साल पहले तो ये पता भी नहीं था मेरे को कि ये चीज़ होती है कि सीज में मेजॉरिटी फोटोसिंथेसिस होता है. सिर्फ एक्वेटिक प्लांट्स का पता था, पर ये जो फोटोसिंथेसिस होता है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म सरफेस पे रह के करते हैं, तो वो एटमॉस्फेरिक फोटोसिंथेसिस करते हैं. अब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो वो हल्की सी किसी भी रिएक्शन, हल्की सी सी में हल्के से किसी भी चेंज के कारण वो प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं. बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल. बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल की जितने हार्मफुल इफेक्ट्स आने थे उसमें से मेजॉरिटी आ चुके हैं, क्योंकि फॉसिल फ्यूल ज़्यादा सालों के नहीं बचे हैं. 10 साल 15 साल जो कब हम लोगों को डायरेक्टली मिल जाते हैं, वो 10 साल 15 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल, इससे ज़्यादा के नहीं बचे हैं. जर्मनी हैज सेड कि 2035 तक, बहुत पहले मैंने ये न्यूज़ सुनी थी, 2035 के बाद वो इंटरनल कंबशन इंजन्स विच रन ऑन पेट्रोल एंड डीजल वो बंद कर देगा. 2035 के बाद वो इंजन्स बनाना बंद कर देगा. तो उसको ऐसा पता होगा कि उसके कैलकुलेशन के हिसाब से कि 2036 या 37 या 40 के आसपास तक फॉसिल फ्यूल इतना महंगा हो जाएगा या मिलना बंद हो जाएगा, अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी कि नॉर्मल पर्सन वो इंजन्स खरीदना, वो कार्स, उस वाली कार्स इंटरनल कंबशन पेट्रोल डीजल की कार्स खरीदना बंद कर देंगे और बैटरी कार्स पे स्विच कर देंगे, या जिस पे भी स्विच करें. माइनिंग भी, जैसे एक्स्ट्रा फिशिंग के कारण प्रॉब्लम आती है, वैसे ही माइनिंग के कारण भी प्रॉब्लम आती है. यू डोंट नो कि वो जो माइन है वो आसपास के कितने इकोसिस्टम को प्रॉब्लम में दे देगी. और जब माइनिंग होती है तो शांति से नहीं होती है. किसी भी चीज़ की माइनिंग हो, कोल की माइनिंग हो रही हो या स्टोन्स की ही माइनिंग हो रही हो, ब्लास्टिंग से होती है और दूसरी एक्टिविटीज से होती है, जिसके कारण उसके आसपास का इकोसिस्टम सफ़र करता ही है. ओके, क्या लिखा था लास्ट? टेस्टिंग ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल्स या न्यूक्लियर बॉम्ब्स, तो उसका रीज़न समझा ही दिया था. जब रेडियो एक्टिव मटेरियल डिस्पोज नहीं होगा तो क्या कह सकते हैं? रेडियो एक्टिव मटेरियल को आपको एक जगह जाके आइसोलेट करना पड़ेगा. डिस्पोज ऑफ प्रॉपरली का मतलब ये है कि वो रेडियो एक्टिव मटेरियल उसके आसपास के ऑर्गेनिक मैटर से कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए. ओके, तो धीरे धीरे ये यहीं पे रेडियो एक्टिविटी शो करके, देखो मेरी बॉडी में भी कुछ रेडियो एक्टिव मटेरियल है ना, कार्बन 14 है मेरी बॉडी में, सबकी बॉडी में रहता है. दिस इज अ रेडियो एक्टिव मटेरियल. ट्रीटियम भी है, मेजॉरिटी रेडियो एक्टिव मटेरियल मिल जाएंगे, बट वो कितनी क्वांटिटी पे है, कितनी क्वांटिटी की रेडिएशन आपकी बॉडी पे आ रही है, उस पर डिपेंड करता है कि वो कितना हार्मफुल है. तो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल है तो किसी भी ऑर्गेनिक मैटर के लिए हार्मफुल है. डीएनए तो मिलता जुलता ही है, प्लांट्स हो, ह्यूमन्स हो, दूसरे एनिमल्स हो, इंसेक्ट्स हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो. अब होगा क्या, प्लांट्स में या माइक्रो ऑर्गेनिज्म में वो रेडियो एक्टिव मटेरियल की जो रेडिएशंस है वो प्लांट्स में या दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जाके वो रेडिएशंस के कारण उनके बॉडी के अंदर जो मैटर है उसमें कुछ भी चेंजेस कर सकता है. वो उस चीज को मार दे, वो तो सबसे छोटा चेंज है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है.
वो उस चीज को खत्म कर दे, वो तो सबसे छोटा है। हिरोशिमा नागासाकी में जो बॉम्ब्स गिरे थे, वो वहां पे कुछ लाख्स लोगों को मारा, वो तो सबसे छोटा इफेक्ट है जो बाकी इफेक्ट्स आए उससे। कि जो आसपास के पॉपुलेशन थे, जो लोग बच गए, उनके डीएनए में ही चेंज हो गया, उनके डीएनए में चेंज हो गया, तो उनके जो रिप्रोडक्टिव सेल्स बनेंगे, गैमेट सेल्स बोलते हैं शायद, गैमेट सेल्स जो बनेंगे उनमें डीएनए में चेंज हो गया। तो डीएनए में चेंज हो गया तो वो सेल जिस तरह से मल्टीप्लाई होगा उसमें चेंज हो गया, उसमें चेंज हो गया, तो वो जो पर्सन से उनके ऑफस्प्रिंग्स जो आ रहे हैं, उनके किड्स जो आ रहे हैं, वो तो अभी पैदा नहीं हुए ना, वो तो डीएनए के बेस पे बनेंगे, और डीएनए में ही चेंज हो गया तो वो कैसे पैदा होंगे वो आपको पता ही नहीं है। हैंडीकैप पैदा हो सकते हैं, या मतलब कैसे भी पैदा हो सकते हैं, उनका माइंड इतना डेवलप नहीं हो, हाथ प्रॉपरली काम नहीं करे, नर्वस सिस्टम प्रॉपरली काम नहीं करे, प्रोन टू सम डिजीजेस रहे, उनका इम्यूनिटी सिस्टम काम नहीं करे, कुछ भी हो सकता है। और वो ज्यादा हार्मफुल दिखता है जो जनरेशन्स में चल रहा है। मतलब कोई खत्म हो गया तो उसके लिए तो ठीक है, 6 महीने साल भर तक दुखी रहोगे। ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करने के, वहाँ के बहुत सारे लोग ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करने के इनकेपेबल हो गए, या डर लगा रहता है कि किसी का भी ऑफस्प्रिंग इस तरह का आ जाएगा। हो सकता है वो डीएनए का चेंज पहली जनरेशन ना दूसरी जनरेशन में भी नहीं दिखा, पहली जनरेशन में भी नहीं दिखा, तीसरी जनरेशन में दिखा। तो वो तो बिल्कुल सर जो उनके प्लांट्स में काम करते हैं लोग, वो ज्यादा टाइम तक भी नहीं कर पाते हो ना? नहीं कर पाते, बहुत कम ड्यूरेशन के लिए काम करते हैं न्यूक्लियर प्लांट्स में काम। न्यूक्लियर प्लांट सर इससे बॉडी में कोई पॉजिटिव चेंज भी तो हो सकता है शायद। हाँ, साईफाई मूवीज में होता है, साईफाई मूवीज में होता है। स्पाइडरमैन बना कैसे था? स्पाइडर वो एक रेडियो एक्टिव रेस के थ्रू इस तरह से चेंज हो गया, फिर काट लिया। पॉजिटिव चेंज आई कांट से, क्योंकि अभी आप जब न्यूक्लियर फ्यूल पे ही काम करते हो तो वो न्यूक्लियर फ्यूल पे ही काम करना सिर्फ एनर्जी एक्सट्रैक्ट करने के लिए कंट्रोलेबल नहीं रह पाता। तो बायोलॉजी का डीएनए बोल रहे हो, बायोलॉजी देखो, एक जोक है, एक स्टेटमेंट आया था मेरे पास, वो सुनाता हूं, उससे आपको समझ में पड़ेगा बायोलॉजी किस लेवल की चीज है। एक मैकेनिक ने एक डॉक्टर को बोला कि I do exactly the same task as you. You do this. एक डॉक्टर जो सर्जन था, है ना, डॉक्टर बड़ी चीज़ है, सर्जन बहुत बड़ी चीज़ है, अच्छा सर्जन बहुत बड़ी चीज़ है। तो उसको बोला कि मैं ऑलमोस्ट वही काम करता हूँ जो आप करते हो। आप हार्ट की सर्जरी करते हो, मैं इंजन की सर्जरी करता हूँ। I get almost 5% पे या less than you. डॉक्टर ने बोला हाँ बिल्कुल सही चीज़ है, तुम भी वही चीज़ करते हो जो मैं करता हूँ। नेक्स्ट टाइम ट्राई रिपेयरिंग एन इंजन व्हेन द कार इज ऑन। अगली बार इंजन सही करके देखना या इंजन में रिपेयर करके देखना जब कार चालू है, क्योंकि ये हार्ट की जब सर्जरी वो करेगा तो ये जो पर्सन जिसका हार्ट है उसको जिंदा रहना पड़ेगा ना, उसको हाइबरनेट थोड़ी कर सकते हैं, स्लीप मोड पे थोड़ी डाल सकते हैं, ऑफ थोड़ी कर सकते हो कि चालू करा और वो जो भी सर्जरी करनी थी वो करी और सही कर दिया। जैसे ही आप कुछ भी खोलोगे ब्लड विल फ्लो आउट, और क्या क्या फ्लूइड बाहर आएंगे आपको नहीं पता है, या पता है तो आपको इतना फाइनली सर्जरी करना पड़ेगा।
तो मैं बोल रहा हूँ कि जो न्यूक्लियर फ्यूल्स है या न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव मटेरियल है, उनको सिर्फ सिंपल रिएक्ट करके, बाकी कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आइसोलेटेड चेम्बर है, दूसरी चीज़ कुछ भी नहीं है, उनको सिर्फ वहाँ पे रिएक्ट करके एनर्जी निकालना, वही क्रोर्स और अरब्स का, मतलब हंड्रेड्स ऑफ क्रोर्स का प्रोजेक्ट जाता है या उससे भी ज़्यादा का प्रोजेक्ट जाता है, उससे एनर्जी निकालना। तो आप बोल रहे हो कि वो रिएक्शन किसी बॉडी में करके उस बॉडी पे कंट्रोल करना तो नहीं हो पाएगा, मेरी तो समझ के बाहर है कि वो कुछ इस तरह के चेंजेस करें कि जो डीएनए है, अरे डीएनए को स्टेडी करना ही पसीने छूट जाते हैं, तो आप बोल रहे हो कि डीएनए में कुछ इस तरह के चेंजेस करें, और वो भी ऐसी रिएक्शन से जो पूरे कंट्रोल चेंबर में भी अनकंट्रोल्ड हो जाती है, कई बार पूरा 100% कंट्रोल चेंबर है उसमें ही अनकंट्रोल्ड हो जाती है कई बार, उसको डीएनए के साथ रिएक्ट करवा के डीएनए में ऐसे चेंजेस करवाएं जो पॉजिटिव निकल के आए, और उसके आफ्टर इफेक्ट्स। कोरोना की वैक्सीन तो बन नहीं रही है इंसानों से, मतलब बन नहीं रही है क्योंकि वो वायरस या वो बैक्टीरिया क्या इफेक्ट करेगा, लेटर क्या इफेक्ट करेगा, सिर्फ केमिकल रिएक्शन थोड़ी है कि सिर्फ रिएक्ट करके छोड़ दी, टेस्ट ट्यूब में रिएक्ट करके हाँ ये ऑब्जर्वेशन से ये छोड़ दिया, वो चीज़ आपकी बॉडी के अंदर रहेगी हमेशा, वो चीज़ आपके डीएनए में भी हल्का सा चेंज कर देगी या बहुत सारी चीज़ों में चेंज कर देगी। तो उसके बाद 1 हफ्ते बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, 1 महीने बाद, 1 साल बाद, या आपकी नेक्स्ट जनरेशन में क्या चेंजेस आते वी कैन से, और उसका एक ही जवाब है टेस्टिंग। इसलिए वैक्सीनेशंस आने में इतना टाइम लग जाता है, बिकॉज टेस्टिंग शुड बी प्रॉपर। अभी आपको बोल दे कि ये कोरोना की वैक्सीन है, आपकी बॉडी पे इसका टेस्ट कर लें क्या, इसके साइड इफेक्ट्स ये हो सकते हैं, तो आप मना कर दोगे, ऑब्वियसली मना कर दोगे। तो ये तो नॉर्मल केमिकल डाल रहे हैं, अब तो रेडियो एक्टिव केमिकल की बात कर रहे हो। ओके, चलिए लिखिए, हाउ डू आवर एक्टिविटीज अफेक्ट द एनवायरमेंट। फर्स्ट पॉइंट, ह्यूमन बींग्स आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इकोसिस्टम एनवायरमेंट। Human beings are an integral part of the environment. Human beings are an integral part of the environment, but we try to change the environment to fulfill our needs. Changes in the environment affects us. Changes in the environment affect us. And activities changing the environment, and activities, जो activities हम लोगों ने अभी डिस्कस की, and activities change the environment around us, leading to environmental problems. Leading to environmental problems such as depletion of ozone layer and waste disposal. Waste disposal सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। Human beings are an integral part of the environment, but we try to change the environment to fulfill our needs. Changes in the environment affect us,
and activities change the environment around us, leading to environmental problems such as depletion of ozone layer and waste disposal. Waste disposal बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. If you guys can come with a project of waste management or waste disposal in which some energy is saved, कोई सा ऐसा प्रोजेक्ट जिसके कारण वेस्ट डिस्पोजल में एनर्जी बचती है. अभी जो वेस्ट डिस्पोजल की प्रोसेस है उससे कंपैरेटिवली कम एनर्जी लगे वेस्ट डिस्पोजल करने में, क्योंकि वेस्ट तो कम नहीं हो रहा, कुछ भी कर लो वेस्ट तो कम नहीं हो रहा. एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स आएगी तभी इंसानों को समझ तो आएगी नहीं, ये तो पक्की बात है. पर्टिकुलर आप समझ जाओ, बट सबको तो समझ मुश्किल है. सिटीज़ में रहते हुए तो समझ आएगी नहीं, गांव में एक बार फिर भी समझ में आ जाए, सिटीज़ में तो नहीं आती है. तो अभी स्कोप इस जगह पे बन रहा है कि कोई प्रोजेक्ट, कोई स्टार्टअप, ताकि उससे वेस्ट डिस्पोजल प्रॉपर हो पाए. एक ऐसे ही प्रोजेक्ट चल रहा है इंदौर में. एक कंपनी है स्वाहा, वो एक वेस्ट डिस्पोजल प्रोजेक्ट चलाते हैं एंड दे आर अर्निंग गुड, दे आर अर्निंग ग्रेट. उनने भी कुछ केमिकल्स के थ्रू ही करा है मोस्ट प्रोबेबली, पर उनके पास कुछ ऐसी मशीन्स हैं जो कि एक छोटी वैन में या मिनी ट्रक में फिट हो जाती हैं, जिसमें आप अपना वेस्ट डालते जाओ, ग्रीन वेस्ट, और आपको 48 आवर्स या 24 आवर्स या आजकल और कम कर दिया उनने टाइम, मैन्योर मिल जाती है. अब ऑब्वियसली यहाँ पे वो बैक्टीरियाज चीज़ों को डिकम्पोज करते हैं वो यूज़ करते हैं, और उसके साथ अगर आपको केमिस्ट्री थोड़ी ठीक से आती है तो उसके साथ एक कैटलिस्ट यूज़ करेंगे. वो जो भी करते होंगे, माय गेस इज कि ऐसा कुछ करते होंगे, और एक प्रॉपर टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन बना रखी होगी जिसके कारण ये बैक्टीरिया जल्दी से सर्वाइव करें. जैसे नॉर्मल वर्मी कंपोस्ट या नॉर्मल कोई सा भी कंपोस्ट बिन रहता है, उसमें 4 दिन लगते हैं, 7 दिन लगते हैं, या 10 दिन, 15 दिन, 12 दिन, 2 महीने, 3 महीने, कुछ डेज लगते हैं. उस डेज को ये लोगों ने कम कर दिया. माय गेस इज इनमें से कुछ चीज़ों को मैनेज करके, ये पक्की बात है, इन्हीं कुछ चीज़ों को मैनेज करके यूज़ किया होगा. बट ये अब कैटलिस्ट क्या, केमिकल रिएक्शन क्या, तो इन सब लफड़ों में कौन फंसेगा, और ये चीज़ पॉपुलर नहीं है अभी. तो वो लोगों ने स्टार्टअप किया. IIT इंदौर के स्टूडेंट्स हैं. स्टूडेंट्स क्या, मुझसे 2-3 साल ही छोटे हैं. मैं मिला भी हूँ, मैंने काम भी किया उनके साथ. इस चीज़ पे काम नहीं किया, दूसरी चीज़ों पे किया है. बट आप ढूंढ सकते हैं फेसबुक या इस पे भी मिल जाएगा, और काफ़ी पॉपुलर हैं वो लोग. तो एक ये स्टेटमेंट हो गया. अगला स्टेटमेंट, ओजोन इज अ मॉलिक्यूल. चलिए काम करते, ये सब डिस्कस तो कर ही चुके हैं आप लोगों ने. ये जो पॉइंट्स ऊपर बताए थे इसके बेसिस पे ये डिस्कशन तो हो चुका है. तो ये 5 पेज की मैं 1, 2, 3, 4 पेज की मैं इमेज अपलोड कर देता हूँ क्लासरूम पे, और आप नोट्स उसमें से लिख लेंगे. बट सब लोग लिखेंगे.